आधुनिक टेक्नोलॉजी के जरिए निर्वाचन आयोग इस बार के विधानसभा चुनाव को भी पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराना चाहता है। इसके तहत आजमगढ़ के तकरीबन 900 पोलिंग बूथों पर चुनाव मतदान वाले दिन वेबकास्टिंग कराई जाएगी। वेबकास्टिंग के जरिए संवेदनशील बूथों की लाइव मॉनिटरिंग बड़े अफसर खुद करेंगे। लैपटॉप और टैबलेट के जरिए वेबकास्टिंग होगी और इसकी जिम्मेदारी में जनसेवा केंद्र प्रभारियों का सहयोग लिया जा रहा है। शनिवार को नेहरू हॉल सभागार में उन्हें प्रशिक्षण भी दिया गया। लखनऊ से आए मास्टर ट्रेनरों ने उन्हें बताया कि मतदान वाले दिन वेबकास्टिंग की मॉनिटरिंग वरिष्ठ अफसर करेंगे, लिहाजा बहुत ही बेहतर ढंग से इसे समझ लीजिए। लखनऊ से आए प्रशिक्षक संतोष गौड़ ने एबीसी चैनल को बताया कि लगभग 900 से ज्यादा प्रभारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 900 लोगों का ट्रेनिंग है, जिसमें हम लोग जहाँ पे बूथ संवेदनशील जहाँ पे बूथ हैं वहाँ पे लगाएंगे, ताकि कोई जो भी घटनाएं ना हो सके, फर्जी वोटिंग हो रही है, जो भी हो रहा है ऐसा कुछ ना हो सके। तो इसके लिए हम लोग वेबकास्टिंग का ट्रेनिंग दे रहे हैं यहाँ पे कि कैसे हम टैबलेट को ऐसे ऑपरेट करना है, कैसे लगाना है, कैसे लाइव आएगा हमारा। ये यहाँ पे जो बंदे हैं उनको यही ट्रेनिंग दी जा रही है यहाँ पे। इसका एक लिंक होगा, आईडी पासवर्ड होगा, जिन लोगों के पास इनका आईडी पासवर्ड होगा वो लोग नहीं देख पाएंगे। ये आई थिंक 22 ब्लॉकों का हो रहा है और 900 जो लोग हैं इसमें इन्वॉल्व है। शनिवार को जिला निर्वाचन अधिकारी सुहास एलवाई ने डीएवी इंटर कॉलेज तथा डीएवी पीजी कॉलेज में कुल 47 कमरों में चल रहे पोलिंग पार्टियों के प्रशिक्षण का औचक निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी कमरों में जाकर के पोलिंग पार्टियों को निर्देशित करते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त कर लें, ताकि मतदान के दिन किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। उन्होंने सभी प्रशिक्षणार्थियों से मॉक पोल की प्रक्रिया, सीयू तथा बीयू को जोड़ने, मतदाता रजिस्टर 17 का, 17 खा, 17 गा, चैलेंज वोट, टेंडर वोट आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त किया। इस अवसर पर प्रभारी अधिकारी कार्मिक व मुख्य विकास अधिकारी महेंद्र वर्मा ने बताया कि प्रथम पाली में 425 पोलिंग पार्टियों को तथा द्वितीय पाली में 425 पोलिंग पार्टियों को प्रशिक्षण दिया गया है। सभी पोलिंग पार्टियों को मतदान से संबंधित स्टेशनरी का व्यवस्था भी उपलब्ध करा दिया गया है। डीवी इंटर कॉलेज में कर्मचारियों को पोस्टल बैलेट से वोट देने की विधानसभावार व्यवस्था भी की गई है। आज 25 तारीख को विधानसभा क्षेत्र सगड़ी, मुबारकपुर और निजामाबाद, इन 3 विधानसभाओं की जो पोलिंग पार्टियां हैं, जिसमें पीठासीन, पोलिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और 2B के कर्मचारी हैं, ये 4212 लोग हैं कुल, जिनको दोनों सत्रों में सुबह 9 से 1 और 2 से 5 तक ट्रेनिंग दी जा रही है। आज उपस्थिति ठीक है, लोग सीरियसली ले रहे हैं और जो भी एब्सेंट है उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई भी की जा रही है। इंश्योर किया जाएगा कि वो उपस्थित हों। आरके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन डॉक्टर प्रेम प्रकाश यादव ने ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों, युवाओं को शिक्षा और खासकर रोजगार परक शिक्षा देने का जो पौधा वर्षों पहले सठियाओं क्षेत्र में रोपा था, आज वह वटवृक्ष बन चुका है। इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, एएनएम, जीएनएम, बीएड, बीटीसी समेत कई एकेडमिक कोर्स के बाद अब आरके आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज भी। इन्हीं संस्थाओं के छात्र छात्राओं ने शनिवार को एक साथ मिलकर वार्षिकोत्सव मनाया। वार्षिकोत्सव में अतिथि के रूप में पहुंचे शिक्षक विधायक ध्रुव कुमार त्रिपाठी, डॉक्टर राजीव कुमार सिंह का स्वागत खुद चेयरमैन डॉक्टर प्रेम प्रकाश यादव और मैनेजिंग डायरेक्टर विशाल यादव ने किया। अतिथिगणों ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से समारोह का बाकायदे शुभारंभ किया। इसके बाद छात्राओं ने सरस्वती वंदना और स्वागत गीत की भावपूर्ण प्रस्तुति की।
समारोह में उन छात्र छात्राओं को पुरस्कार भी बांटे गए जो पिछले सत्र की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हैं। विभिन्न प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने वाले प्रतिभागी छात्र छात्राओं को भी विशेष सम्मान किया गया। इतना ही नहीं, आरके ग्रुप परिवार ने शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान दे रहे डीएवी महाविद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव, पूर्वांचल विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह के अलावा वरिष्ठ शिक्षक चंद्रभान यादव, दुखरन यादव समेत कई शिक्षकों को शाल भेंट कर सम्मानित किया। चेयरमैन डॉक्टर प्रेम प्रकाश यादव ने समारोह में अपनी बात रखते हुए शिक्षा के इन मंदिरों की स्थापना में किए गए संघर्ष को शिद्दत से याद किया। उन्होंने कहा कि गरीब बच्चों को अपनी ओर से पढ़ाऊंगा क्योंकि शिक्षा देने के लिए ही इतना सब किया है। जीएनएम एएनएम की मान्यता ली गई और आयुर्वेद की फार्मेसी उपचारिका की मान्यता ली गई और आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि इस आरके ग्रुप का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट आरके आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज को इस संस्थान को मान्यता मिल गई है। का कार्यक्रम है, यहाँ मेधावी लड़कों को जो है सबको पुरस्कृत किया गया है। भाषण प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता और हर क्लास में जो सबसे हाईएस्ट नंबर पाने वाले हैं उनको पुरस्कृत किया गया है। और इस ग्रुप का, आरके ग्रुप का सबसे बड़ा कॉलेज जो आरके आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हुआ है, यह गौरव की बात है। और यह आरके आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पूर्वांचल का सबसे बड़ा कॉलेज है। इसमें गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, बहराइच, इटावा, फैजाबाद, सुल्तानपुर के लड़के जो है, लड़कियां पढ़ रहे हैं। ये बड़े ही सठियाव जैसे क्षेत्र में बड़े ही गौरव की बात है। वार्षिकोत्सव का मेन उद्देश्य रहता है कि बच्चों के बहुमुखी विकास की तरफ जो है इनको ले जाया जाए, इनके खेल की तरफ ले जाया जाए। इनको अध्ययन करने के लिए इनको घड़ी दिया जाता है फर्स्ट पोजीशन होल्डर को, ताकि ये पढ़ें। और अपने भाषण प्रतियोगिता कराई जाती है, सांस्कृतिक प्रतियोगिता कराई जाती है, ताकि हर क्षेत्र के लड़के जो जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में आगे की तरफ बढ़ने का एक अवसर प्रदान किया जाता है इस ग्रुप के सभी कॉलेजों में। इस पूर्वांचल के गरीब छात्र छात्राओं को यह संदेश देना चाहता हूं कि वे इस ग्रुप में आवें और पढ़ें। उनका हर तरीके से मदद किया जाएगा और उनको आगे की तरफ बढ़ाया जाएगा। और यह मैं घोषणा करता हूं कि इस इलाके के कोई भी गरीब छात्र छात्रा जो है पढ़ाई से, उच्च शिक्षा से वंचित नहीं रह जाएगा, उसको मैं स्वतः पढ़ाऊंगा। काफी देर तक चले समारोह में छात्र छात्राओं ने देशभक्ति समेत कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसे छात्र छात्राओं के अलावा अभिभावकों ने खूब सराहा।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव मौर्य और भारत सरकार के कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह का शनिवार को आजमगढ़ दौरा हुआ। नेताद्वय ने गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के भीमबर बाजार के समीप आयोजित एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश में भय, भूख और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और सत्ताधारी दल समाजवादी पार्टी को इसके लिए जिम्मेदार भी ठहराया। नेताओं ने कहा कि समाजवादी पार्टी और बसपा के शासन में अपराधियों को संरक्षण मिला और आज पूरा प्रदेश भ्रष्टाचार की चपेट में है। जिन अपराधियों को जेल के अंदर होना चाहिए वो थाने चलाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी मित्रों, आपको वादा करके जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर दहशतगर्दी नहीं रहेगी, अमन चैन का शासन होगा। दहशतगर्दी नहीं रहेगी, अमन चैन का शासन होगा। जेल के अंदर गुंडे, अपराधी, माफिया होंगे, इतना सख्त प्रशासन होगा कि हमें आजमगढ़ की जनता से वादा करना पड़ेगा। आज इनका कारनामा भी एक खुला है। अभी कारनामा की चर्चा हो रही थी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने हाईवे बना दिया सहारनपुर से यमुनोत्री तक के लिए, लेकिन कागज में बना, जमीन में 450 करोड़ रुपया सरकारी खजाने से लूट लिए। और ऐसे लुटेरों को मैं कहना चाहता हूं, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी साथियों, 14 वर्ष के भ्रष्टाचार की जांच कराने का काम करेंगे और दोषी उसमें चाहे बुआ हो चाहे बबुआ हो, किसी को भारतीय जनता पार्टी छोड़ने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश को लूटने वाले, देश को लूटने वाले मोदी जी से बड़ा नाराज कह रहे हैं कि मोदी जी ने बहुत गलत काम किया। उन्होंने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन जो खाया है वो भी निकाल लूंगा, ये उन्होंने नहीं कहा था, इसलिए बड़ा नाराज है। उन्होंने कहा नोटबंदी मोदी जी ने किया, ये नोटबंदी करके उन्होंने खाया न खाऊंगा न खाने दूंगा से आगे बढ़ के जो खाया है उसको भी निकाल लिया। 60 साल में मेरे देश के गरीबों को अगर लूटा गया है, तो मोदी जी ने अगर नोटबंदी का फैसला करके उन लुटेरों से जिन्होंने गरीबों को लूटा उनसे निकाल करके अगर गरीबों की झोली में डालने का मोदी जी काम करने जा रहे हैं, कोई गलत काम करने जा रहे हैं क्या? गरीबों के जीवन में खुशी लाना माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक सूत्री लक्ष्य है। किसानों के जीवन में परिवर्तन लाना, नौजवानों के जीवन में परिवर्तन लाना भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र लक्ष्य है। आजमगढ़ की जनता के बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक, सरकारी नौकरियों से इंटरव्यू खत्म करने जैसे बड़े मुद्दे उठाए और कहा कि पार्टी की मंशा है कि गरीबों का विकास हो और भ्रष्टाचारियों का अंत। अपने परिवार के, मेरे क्षेत्र के अनंत नौजवान सीमा पर सुरक्षा के लिए तैनात है, वो आतंकवादी उनके ऊपर गोली चलाते थे। पूछा माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उधर से गोली चलती थी, इधर से गोली नहीं चलती थी, तीनों सेनाध्यक्षों को बुलाया, क्या कारण है? उधर से तो गोली आती है लेकिन इधर से गोली क्यों नहीं जाती? तो कह रहे कांग्रेस की जब सरकार थी उसने कहा था उधर से गोली चले, लेकिन आप इधर से बिना दिल्ली से पूछे जवाब मत देना। मोदी जी के पास सेना के अध्यक्ष लोग आए कि आज से और अभी से ही आदेश है, पहली गोली मत चलाना, लेकिन उसके बाद गोलियों की गिनती भी मत करना और गोली का जवाब थोड़ा से देने का काम करना। सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से हमारे देश के बहादुर जवानों ने
पाकिस्तान की धरती पर जाकर के उन आतंकवादियों की कब्रिस्तान वही बना करके आने का काम किया और यह बताने का काम किया कि पाकिस्तान सुधर जाओ, अन्यथा भारत की सेना इस्लामाबाद की छाती पर भी तिरंगा फहराने में पीछे नहीं हटेगी। आयोग को भ्रष्टाचार का आयोग श्री अखिलेश यादव जी आपने बनाया, मेरे प्रतिभाओं के साथ अन्याय किया, अत्याचार किया। आपके द्वारा जो 5 साल में भर्तियां की गई है उसकी जांच भी कराने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी और भविष्य में चाहे सिपाही की भर्ती हो, चाहे बाबू की भर्ती हो, चाहे चपरासी की भर्ती हो, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हमारी सरकार आने के बाद बेईमानी कहां होती है, इंटरव्यू में होती है। मेरा गरीब किसान मजदूर का बेटा रिश्वत देने के लिए अगर उसके पास पैसा नहीं है, अगर उसकी सैफई परिवार में रिश्तेदारी नहीं है, वो किसी धर्म विशेष में जन्म नहीं लिया है, तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी क्या? अगर प्रतिभा है तो नौकरी जरूर मिलेगी। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है जिस दिन हमारी सरकार शपथ लेगी, कैबिनेट की पहली बैठक में 3री और 4थी श्रेणी की भर्तियों से इंटरव्यू खत्म कर देने का काम करेंगे। हाल ही में हुई इलाहाबाद की घटना का हवाला देते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने यहां तक आरोप लगाया कि जब सूबे में मुख्यमंत्री की पत्नी ही सुरक्षित नहीं है तो प्रदेश की और महिलाओं का हाल क्या हो सकता है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो अराजकता है, कानून व्यवस्था जो खराब है, इसको ठीक करने की जरूरत है। अच्छे थानेदार तैनात, जाति और बिरादरी और दल की प्रतिनिष्ठा देख करके अगर जिले सौंपे जाएंगे, थाने सौंपे जाएंगे तो कानून व्यवस्था ठीक नहीं रह सकती। श्री अखिलेश यादव जी की सरकार में उनके कैबिनेट मंत्री के ऊपर सामूहिक दुराचार का मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से लिखा गया। सर्वोच्च न्यायालय, शर्म नहीं आती अखिलेश जी? और मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगता, जो मुख्यमंत्री अपने पत्नी की सुरक्षा नहीं कर सकता, वो उत्तर प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा क्या कर सकता? लेकिन मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने दीजिए। मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, आप तो सैफई तक सीमित रहोगे। डिंपल यादव जी भी उत्तर प्रदेश के अंदर एक महिला के नाते सुरक्षित रहेंगी। भाजपा उनकी भी सुरक्षा करेगी, उत्तर प्रदेश की हर मां बहन की सुरक्षा करने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। नेताजी मुलायम सिंह यादव के गृह क्षेत्र इटावा और मैनपुरी में समाजवादी पार्टी का किला ढहा ही नहीं, ध्वस्त हो चुका है। यह बातें भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने शनिवार को आजमगढ़ आगमन के दौरान शहर के ठंडी सड़क स्थित होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में कहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ मजबूरी का गठबंधन बताने वाले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के विकास की पोल खुल गई है। आम मतदाता ने भाजपा के पक्ष में परिवर्तन का मन बना लिया है। पूरे प्रदेश भर में प्रारंभ में ये कहा जाता था कि पश्चिम चुनाव उठाता है और हम सबका सौभाग्य था कि पहले चरण में पश्चिम हुआ। पश्चिम से ही चुनाव उठना शुरू हुआ। चुनाव से पहले 6 महीने पहले मुख्यमंत्री जी को एक स्लोगन बहुत पसंद था, काम बोलता है और विकास के नाम पे चुनाव लड़ूंगा। लेकिन जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी ने काम शुरू किया, ये पहली बार होगा कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के 1,47,000 बूथ पर डायरेक्ट पहुंची। मेंबरशिप में भी हमने इतिहास बनाया और 4 परिवर्तन यात्रा के द्वारा पूरे प्रदेश भर में वायुमंडल बना। मुख्यमंत्री जी को लगा मामला टाइट है, तो मजबूरी में उन्होंने एक ऐसे कमजोर बैसाखी का सहारा लिया, इतनी कमजोर कि नहीं पता नहीं 7वें चरण तक टिकेगी कि नहीं टिकेगी, और सीट भी कम नहीं 105 सीट उन्होंने दी। जो मुख्यमंत्री अपने विकास के नाम पर, काम बोलते के नाम पर चुनाव लड़ना चाह रहा था, उसकी पोल उसी दिन खुल गई।
और गठबंधन के बाद उन्होंने जो आप लोगों के बीच में बात कही, वो ये कही कि मैंने गठबंधन इसलिए किया कि सरकार पुनः बन जाए। लेकिन तीसरा चरण का जो चुनाव हुआ, जो आदरणीय मुलायम सिंह जी या नेताजी का गढ़ कहा जाता है, उसका नीचे का जो मेरा फीडबैक है और हमारी पार्टी के वर्कर्स की जो जानकारी है, नेताजी का गढ़ ढाई नहीं पूर्णतः ध्वस्त हुआ। मैनपुरी इटावा जैसी सीट भी हम जीतने जा रहे हैं, अच्छी जीतने जा रहे हैं। और तीसरे चरण के बाद पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रही है। और अपना मतदान करने के बाद जब आप लोगों ने उनसे पूछा मुख्यमंत्री को, तो मुख्यमंत्री ने आप लोगों को जवाब दिया जो मैंने सुना कि हमारा गठबंधन सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगा। अभी इन दिनों जो उनकी हताशा और निराशा भिन्न प्रकार के शब्दों से, भिन्न प्रकार के शब्दों से जो प्रकट हो रही है, निश्चित रूप से वो मान बैठे हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही है। और अभी उन्होंने अपने एक अंग्रेजी दैनिक अखबार में इंटरव्यू भी कहा कि गठबंधन तो मेरी मजबूरी थी। उन्होंने अपने भ्रष्टाचार, अपना परिवारवाद, उनके घोटाले छिपाने के लिए बहुत अच्छी तरह से 6 महीने तक एक पारिवारिक झगड़े का ड्रामा चलाया ताकि जनता का ध्यान बढ़ जाए। पता नहीं स्क्रिप्ट किसने लिखी, लेकिन कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट लिखने में चूक हुई, वो जनता में एक्सपोज हुए। और जनता, उत्तर प्रदेश में कह सकता हूँ, आम मतदाता ने मन बना रखा परिवर्तन का। और आम मतदाता चाहता भी यह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो 2.5-3 साल में जो विकास की योजनाएं गांव, गरीब, झोपड़ी, किसान, मजदूर, व्यापारी तक दी है, वो मेरे गांव, मेरी ढाणी, मेरी झोपड़ी तक पहुंचे। इसलिए उसने भी संकल्प लिया है। आखिर हम अगर 2 करोड़ मेंबर बनाए हैं, 1,47,000 बूथ तक गए हैं, तो जनता हमारे साथ पूरी खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी में अब इतना आपको कह सकता हूं कि प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। राज्यसभा सांसद श्री माथुर ने इस बात से इनकार किया कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। उन्होंने माना कि टिकट वितरण में खामियां हुई हैं, लेकिन कहा कि उन सीटों पर भी हम जीत दर्ज करेंगे। कहा कि हमने जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। प्रदेश प्रभारी ने कहा कि पूर्वांचल में लड़ाई बहुजन समाज पार्टी से है, समाजवादी पार्टी लड़ाई से बाहर है। उन्होंने कहा कि 11 मार्च का इंतजार कीजिए, भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ में भी इतिहास बनाएगी। आरोप ये है कि पोलराइजेशन की राजनीति कर रही है, मतलब विकास की राजनीति छोड़ के अब पोलराइजेशन की पे वोट मांगा। देखिए, अब उनके पास आरोप लगाने के अलावा कुछ बचा नहीं है। खाली यही नहीं, कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। हम उस देश के रहने वाले या प्राणी मात्र को हमने भगवान के रूप में देखा है, क्या क्या शब्द बोल रहे। तो उनकी हताशा, निराशा झलक रही है। चुनाव जीतने के लिए वैसे भी हमने कहा सबका साथ सबका विकास, तो जिस शब्दों के आधार पर लगा रहे सरासर झूठ है, मिथ्या है, हताशा है उनकी। क्या नहीं लग रहा जो प्रत्याशियों का चयन किया गया उसमें अगर और बेहतर प्रत्याशी ऐसा नहीं है। आजमगढ़ जिले में भी कुछ ऐसे लोगों को दे दिया गया जो कि दूसरे पार्टियों से आए थे। देखिए, लोगों को ऐसी सीटों में शिफ्ट कर दिया गया जिनका वहाँ कोई आधार ही नहीं था। सगड़ी सीट पे जैसे दे दिया गया, दीदारगंज पे दे दिया गया, मुबारकपुर पे दिया गया। तो देखिए, स्वाभाविक हो गया। अभी सर डिटेल आप हमारी चिंता कर रहे हो, स्वाभाविक है। देखिए, स्वाभाविक रूप से इतने टिकटों में कुछ होती है, लेकिन मैं ये मानता हूँ पार्टी के कार्यकर्ता ने मन में संकल्प ले रखा है कि मुझे इस बार सरकार बनानी है। और मैं इस पूरे गोरखपुर मंडल के 62 सीट, कोई 1 to 1 आज से 10 दिन पहले, और लगभग अभी भी 2-4 जगह मैं आपको सहमत हूँ, लेकिन जो आप कह रहे हो वो सीटें भी हम जीतने जा रहे हैं। लेकिन मुस्लिम समाज को टिकट नहीं दिया गया, जबकि राजा सिंह जीताऊ और टिकाऊ को हमने टिकट दिया है। जो हमारी दृष्टि में जीताऊ था, हमने उसको टिकट दिया है। सर, कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यहाँ नकल एक उद्योग के रूप में है, गोंडा जिले में उनकी रैली थी।
आज मुख्यमंत्री जी ने उसका समर्थन किया कि नकल सब करते हैं और हमारे एक नकल की भाजपा ने भी घोषणा पत्र में अपना नकल की है। बिल्कुल सरासर। देखिए, पहले तो घोषणा पत्र हमारा संकल्प पत्र है। अगर ये आदरणीय नेताजी का लोकसभा क्षेत्र है, मैं अभी आया हूँ रोड से, उसको भी 3 साल होने थे, पेच वर्क भी नहीं करा पाया वो, तो इसलिए नकल की वजह हमने संकल्प किया है। और उन्होंने क्या किया वो तो तुलना जनता करेगी ना हमारे सामने। हमने जनता को बगैर टाइम बाउंड अपने कार्यक्रम दिए और हम उस पर कर संकल्प है। पहली कैबिनेट में भी हम फैसला लेने वाले, इंतजार करिए। और वो नकल को भी जस्टिफाई कर रहे थे कि नकल के जीवन में सभी लोग करते हैं, उसी का परिणाम भुगत रहे हैं वो। तो यहाँ पूर्वांचल में लड़ाई किससे मान रहे हैं, बसपा से, सपा से, किससे मान रहे हैं? इस समय बसपा से। बसपा से जी। तो ये बात तो आप पहले राउंड से ही कर रहे हैं कि बसपा से लड़ाई, सपा कहीं लड़ाई में नहीं है। देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में दृश्य बदलते रहते हैं। जो पहले कह रहे थे वही सही था, आज कह रहे वो भी सही है। तो आजमगढ़ में तो 9 सीटें सपा के पास हैं, 1 सीट बसपा के पास है। किस गणित से आप कह रहे हैं? इंतजार करिए 11 तारीख का। हमारे लिए ड्राई सीट है, ड्राई एरिया है, लेकिन इंतजार करिए आप 11 तारीख का। कितनी उम्मीद कर रहे हैं आप जिले का? नहीं, अभी मैं कहता हूँ प्रचंड बहुमत से है। आजमगढ़ में भी इतिहास टूटेगा। लेकिन यहाँ टूटने की बात कर रहे हैं, यहाँ संगठन कमजोर है। बहुत सीटों पे हम लोग देखिए, चुनाव संगठन की कमजोरी के कारण से प्रत्याशी और इस समय नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस समय पूरा, हमको तो आज 2 साल पहले आप लोग रेस में ही नहीं मान रहे थे, आज ये तो मानने लगे हो कि फर्स्ट नंबर 1 पे हैं। तो इसलिए सारा दृश्य बदल रहा, और इंतजार करिए। प्रेसवार्ता के दौरान सांसद आर.के. सिंह, राष्ट्रीय सचिव तरुण चुग, सच्चिदानंद सिंह, हौसला प्रसाद उपाध्याय, ब्रजेश यादव आदि मौजूद रहे। योग मंच कुंवर सिंह उद्यान के तत्वाधान में मतदाता जागरूकता रैली निकालकर मतदाताओं को जागरूक किया गया। कुंवर सिंह उद्यान स्थित योग मंच के आदर्श योग शिक्षक दिग्विजय यादव के द्वारा हर दिन की भांति योग क्रिया का अभ्यास संपन्न कराते हुए शनिवार को सभी साधकों से अपील किया गया कि लोकतंत्र को मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए जातिवाद व वंशवाद से ऊपर उठकर 4 मार्च को मतदान करें, जिससे कि भारत को शक्तिशाली देश बनाने में अपना योगदान दे सकें। मतदाता जागरूकता रैली में सभी साधक साधिकाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रैली प्रातः 7 बजे से कुंवर सिंह उद्यान से निकलकर अग्रसेन चौराहा, कोतवाली, कांशीराम आवास कॉलोनी, डीएवी कॉलेज, रैदुपुर, गांधी तिराहा होते हुए पुनः कुंवर सिंह उद्यान में पहुंचकर समाप्त हुई। रैली में शामिल योग साधकों ने स्लोगन की तख्तियों से मतदाताओं में मतदान के लिए संदेश दिया। आजमगढ़ शहर में एजुकेशनल फील्ड का एक बड़ा नाम टाइनी डॉट्स स्कूल पिछले कई सालों से लगातार क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन के जरिए बढ़ा अभिभावकों का और विश्वास। इस बार हमने आयोजित कराया एनुअल फंक्शन। गार्जियन की अपार भीड़ के कारण ही जूनियर सेक्शन और प्राइमरी सेक्शन के फंक्शन अलग अलग दिनों में कराना पड़ा। आइए देखिए वार्षिकोत्सव के कुछ खास पल। कहीं चीफ गेस्ट का खास अंदाज में छात्र छात्राओं द्वारा किया गया स्वागत, तो कहीं छोटे बच्चों की सुंदर सी भावपूर्ण प्रस्तुति। कल्चरल प्रोग्राम से सजा एनुअल फंक्शन का यह गुलदस्ता वाकई यादगार रहा। कैसे? आप भी देखिए, आप भी सुनिए और आप भी महसूस कीजिए।
Oh!